हाय एवरीवन। सो एज़ एचटेट का एग्ज़ाम अभी काफ़ी नियर है, तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑल्दो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो यूपी पीजीटी हो, DSSB हो और एनी पीजीटी एग्ज़ाम। बट हम स्पेसिफ़िकली एचटेट के लिए कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर दिस वीडियो मैं इसी टॉपिक के एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखेंगे तो हर बार 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा इजी भी है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस कर पाएंगे। हम पूरा टॉपिक डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते, वो बहुत लंबा हो जाएगा। सो जितने भी मेजर फार्मूलाज हैं या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम या तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर हम क्या देखते हैं कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दैट मीन्स इंटर कन्वर्जन स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और केमिकल एनर्जी का। जैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, और जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम याद करें तो हमारा फिज़िक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। तो हम ओम्स लॉ से ही स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? रेजिस्टेंस। V=IR बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस फार्मूला है, सबको पता है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस का एक फार्मूला और होता है विच इज़ R=ρL/A। यहाँ पर R इज़ रेजिस्टेंस एंड रो इज़ रेजिस्टिविटी एंड दिस L/A इज़ द सेल कांस्टेंट। ठीक है। अभी जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो हमें पता है ओम होती है। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहें तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारे पास बनती है ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर। मतलब आप अगर CGS सिस्टम में ले रहे हो तो सेंटीमीटर होगा, अगर SI में ले रहे हो तो मीटर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात नहीं करनी है, हमें यहाँ पर कंडक्टेंस की बात करनी है। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो एबिलिटी जो करंट के फ़्लो को रोकती हो, उसी तरीके से कंडक्टेंस उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। कंडक्टेंस इज़ टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टेंस क्योंकि रेजिस्टेंस का जस्ट ऑपोजिट होता है तो इसका फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होता है? जस्ट इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम इन्वर्स, जिसको साइमन भी बोलते हैं। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी का रिवर्स, तो 1/ρ हो गया। अब रो का फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1/RL/A। तो यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आता है, वो क्या है? कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है? सेल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टेंस। अब इस कंडक्टिविटी को हम कंडक्टिविटी बोलें या फिर हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करवाते हैं कापा से। सो बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है एक पर यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी नाम ही सजेस्ट कर रहा है मोलर। तो मोलर कंडक्टिविटी इज़ कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब वहाँ पर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं, हम कंसंट्रेशन को 1 मोल कर देते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में हमारे पास 2 रिलेशंस होते हैं। तो पहला रिलेशन है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम गिव्स अस मोलर कंडक्टिविटी। मतलब जो डेल्टा M हमारे पास है वो होता है कापा मल्टीप्लाई बाय V। इस रिलेशन को हम मोलैरिटी के फॉर्मूले से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय C। यहाँ पर जो V वॉल्यूम थी हमारे पास, ये वाली V वॉल्यूम, ये V वॉल्यूम कितनी वॉल्यूम थी? मतलब ये वॉल्यूम वो है सॉल्यूशन की
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो हम यहाँ पर V लेते हैं, क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी है। और फिर यहाँ पर C हमारे पास क्या होती है, मोलर कंसनट्रेशन, या जिसको आप नॉर्मल टर्म्स में मोलारिटी बोलते हैं। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम इसकी यूनिट की बात करें तो हम यहाँ पर यूनिट निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूला से। तो साइमन पर सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या हो गया, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से यूनिट आ गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज़ द यूनिट फॉर मोलर कंडक्टिविटी। अब जो ये इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये इस पर एचटेट में क्वेश्चन भी पुट हुआ है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो ये ध्यान रखना है कि अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात होती है तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब ये क्यों डिक्रीज़ हो रही है, देखो हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है एक पर यूनिट वॉल्यूम की। ठीक है, तो अगर आप सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, कंसंट्रेशन का कम करना, दैट मीन्स डाइल्यूट करना। तो अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट के वो कम हो जाएंगे। एक हम बात कर रहे हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में, जैसे मान लो कि पहले कुछ वॉल्यूम था, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम था, फिर हमने पहले इतना वॉल्यूम था, ठीक है, फिर हमने उसको इंक्रीज़ कर दिया और इंक्रीज़ करके हमने इतना कर दिया। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस आ रहे होंगे वो जब हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो वो कम हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। अब इसमें देखो, मोलर कंडक्टिविटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो कापा पर, अब कापा तो कम हो रहा है जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, पर कंसंट्रेशन अगर आप कम कर रहे हो तो आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। तो जो यहाँ पर वॉल्यूम का जो इंक्रीज़ होता है वो कापा के डिक्रीज़ को ओवर पावर कर देता है। वॉल्यूम का इंक्रीज़ कापा के डिक्रीज़ को ओवर पावर करता है। दैट मीन्स यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ओवरऑल क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि देखो, मोलर कंडक्टिविटी है 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जितना भी कंडक्ट कर सकता है। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट का जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो तो उतने ही हैं, वो तो 1 मोल ही है, लेकिन आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हो तो आयंस को स्पेस मिलता है, ज़्यादा स्पेस मिलता है तो उनकी मोबिलिटी बढ़ती है तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंसंट्रेशन के डिक्रीज़ के साथ इंक्रीज़ करती है। इसका एक ग्राफिकल रिलेशन भी है हमारे पास। अब ये चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, ये रिलेशन सेम रहेगा कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी विद द डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन। हालांकि ये फ़र्क होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज़ उतना नहीं होता जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो ये जो कर्व्ड वाला है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। वीक के लिए जो इंक्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए थोड़ा कम इंक्रीमेंट है, पर इंक्रीज़ तो हो ही रही है ओवरऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देखो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नाउ व्हाट इज़ इनफाइनाइट डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जब कंसंट्रेशन आपकी ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो, ज़ीरो नहीं होगी बट ज़ीरो को अप्रोच कर रही होगी, तो वहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। अब यहाँ पर कोलराच लॉ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोलराच लॉ क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय द कैटायन एंड द एनायन। फॉर एग्जांपल, आपको एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, एसिटेट आयन की प्लस हाइड्रोजन आयन की जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी, दैट मीन्स कैटायन की और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, तो जब जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है एक रिलेशन और है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और वो रिलेशन क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, उसका कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। अगर हम सपोज उसको किसी कंसंट्रेशन C पर ले रहे हैं और हम कह रहे हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो उसकी उस कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा आएगा, विच इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये जो नेक्स्ट रिलेशन है ये हम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, C(α²1 - α). तो इसमें भी हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। सपोज AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो ब्रेक हो रहा है A+ और B- में। इसकी कंसंट्रेशन सबसे पहले जब टाइम t = 0 है तो वहाँ पर C है और इन दोनों की 0 है। उसके बाद जब डिसोसिएशन हो रहा है तो C - Cα, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है K = Cα²1 - α। अब यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से पुट भी कर सकते हैं, जो ये हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला है यहाँ से हम नीचे वाले फॉर्मूले में पुट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ये रिलेशन भी यहाँ से आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज सेल्स जिसमें कि हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमारे पास करंट जनरेट होता है। तो अब इसमें जो है सबसे जो फेमस इसका एग्जाम्पल है वो डेनियल सेल है, जो कि जिंक और कॉपर वाला हमारे पास है। तो जिंक और कॉपर वाले सेल को मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ इसका कि इसमें होता क्या क्या है। एक तो आपको इसको लर्न करने के लिए ये लोन वर्ड से मैंने लर्न किया था, वो आप लर्न कर सकते हो, लेफ़्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इसमें क्या होता है, बेसिकली 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक लेफ़्ट पर और एक राइट पर। लेफ़्ट पर एनोड होती है, राइट पर कैथोड। लेफ़्ट पर ऑक्सीडेशन, राइट पर रिडक्शन, राइट आर से रिडक्शन। ओके, उसके बाद अब जैसे अगर हम ये बात करें कि ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा, तो ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर जिंक और कॉपर में अगर हम बात करते हैं तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो कॉपर क्या होता है, रिड्यूस होता है, और जिंक क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। अब हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ली हमने जिंक की और इधर इलेक्ट्रोड ली कॉपर की। जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप किया जिंक के ही किसी सॉल्यूशन में, जो कि हमने यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया है, कॉपर की इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट में। ठीक है, अब प्रोसेस जब, और यहाँ पर ये देखिए इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब है हमारे पास जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब इस सॉल्ट ब्रिज की क्या रिक्वायरमेंट है वो अभी हम जब प्रोसेस समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखो जिंक क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके जिंक 2+ आयन बनाएगा। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करेंगे, मूव करेंगे और यहाँ पर हमारे पास राइट कंपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का जिसमें क्या आयंस होंगे, कॉपर 2+। तो ये कॉपर 2+ आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बनाएंगे, कॉपर मेटल बनाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्योंकि फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ लेफ़्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के ऑपोजिट क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है। तो इसमें क्या बेसिकली वोल्ट मीटर में हमें क्या दिखेगी, डिफ्लेक्शन दिखेगी। तो यहाँ पर अगर आप प्रोसेस देखो तो ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड है ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही है और जिंक 2+ आयंस बना रही है, जो आयंस कहाँ चले जाएंगे, सॉल्यूशन में चले जाएंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन से आयंस है कॉपर 2+ के, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ मेटल इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स इस जिंक इलेक्ट्रोड का तो वेट कम होगा क्योंकि ये किस में चेंज होती जा रही है, आयंस में चेंज होती जा रही है, और यहाँ इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे मास क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब बात करें हम सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पर जिंक आयंस का एक्सेस हो जाएगा, जिंक 2+ आयंस का, और यहाँ पर कॉपर 2+ आयंस कम हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर सल्फेट आयंस का क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। तो क्योंकि चार्ज का बैलेंस बिगड़ गया है, इधर पॉजिटिव आयन एक्सेस में हो गए हैं, इधर नेगेटिव एक्सेस में हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का। अब सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज एक हमारे पास इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है जिसमें हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को किसी अगर जेल सॉल्यूशन में
लेते हैं, जेलेटिन में भी ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, सबसे पहले तो ये कंडीशन होती है। ऑल्सो एक कंडीशन और होती है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसमें मोबिलिटी ऑफ द कैटायन और मोबिलिटी ऑफ द एनायन सिमिलर हो, जैसे इसमें हम यूज़ करते हैं KCl। ठीक है, तो KCl क्या काम करता है, सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो यहाँ से बेसिकली होता क्या है, चार्ज का बैलेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव का एक्सेस है, यहाँ नेगेटिव का एक्सेस है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज की ये जो कंडीशंस है ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये हमारे पास ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन की, और ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेल को रिप्रेजेंट करने में लेफ़्ट में हमारे पास क्या है, एनोड है, और एनोड में हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में। सपोज इसकी कंसनट्रेशन C1 है। अब हम सॉल्ट ब्रिज दिखाने के लिए ये डबल लाइन यूज़ करते हैं, जो यहाँ यूज़ करिए। उसके बाद राइट में क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है, हमारे पास कॉपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हमारे पास, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हम 0 वोल्ट असाइन करते हैं। 0 होता नहीं है, बट हम उसको असाइन कर देते हैं कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। एक रेफरेंस सेट कर देते हैं कि उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही फिर हम देखेंगे, बाकियों को कंपेयर करेंगे। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी। सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो भी आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन, और जो भी गैस है उसका प्रेशर 1 बार। तो बेसिकली इसमें हम प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन गैस, और कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो हमें H+ आयन दे दे, उसकी कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं, 1 मोलर लेते हैं। तो ये बेसिकली SHG हमारे पास एक रेफरेंस होता है कि इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सॉल्यूशंस को देखते हैं, बाकी आयंस को देखते हैं कि जिसका भी अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव साइड होगा, तो वो रिड्यूस हो पाएंगे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, और जिनका नेगेटिव साइड पे चला जाएगा वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज हो पाएंगे। तो ये हमारे पास एक पूरा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टेबल भी होता है, जो NCERT में मिल जाएगा, उसको एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लेना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं EMF ऑफ द सेल। तो किसी भी सेल की EMF हम कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास जो ये E होता है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और बेसिकली हम ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल की गिवन होती है हमारे पास। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल जो एनोड का होगा, वो हमें पूरे सेल का EMF देता है। ठीक है, अब यहाँ पर E0 सेल क्या हो गया, E0 हो गया एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो E0 जो है ना वो फिक्स हो जाता है। ठीक है, E सेल इज़ नॉट फिक्स्ड, E0 सेल इज़ फिक्स्ड। E0 जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि हम वो फिक्स कर देते हैं उस पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को। तो E0 सेल का भी एक हमारे पास प्रॉपर पूरा टेबल होता है, जिसमें हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो है, हम यहाँ से जो भी रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल होता है बेसिकली उसी से ही हम E0 सेल निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हम डेनियल सेल की बात करते हैं, जो हमने जिंक कॉपर वाला देखा था, तो उसमें एनोड क्या था, जिंक वाला इलेक्ट्रोड, और कैथोड पे क्या था, कॉपर वाला इलेक्ट्रोड था। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड हमें क्या दे देगा, E0 सेल दे देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन तो बेसिकली है ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो नर्न्स्ट इक्वेशन बेसिकली क्या बताती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन बताती है विद कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारे पास। तो ये अगर हमने कोई एक नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर कर ली, जहाँ पर कोई भी Mn+ आयन है जो N इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और M मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक रिडक्शन की ही रिएक्शन है, क्योंकि गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, E जो होगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी है माइनस RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ना जो ये होता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं होती, एक्टिविटी होती है, बट क्योंकि हम सॉल्यूशंस डाइल्यूट लेते हैं तो वहाँ पर कंसंट्रेशन और एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। और एक और हमारे पास चीज़ होती है कि जो भी प्योर सॉलिड्स होंगे
उनकी जो एक्टिविटी है हम वो 1 कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं करती है, तो 1 ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो भी प्योर सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कि मेटल है, तो उसकी कंसंट्रेशन हमने 1 ले ली, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और हमने यहाँ से नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में चेंज कर दिया। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2.303। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनी। यहाँ पर F क्या है? फैराडेज कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब पर मोल। R इज़ गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो जब ये सब वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर दें और टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं 298 वाला, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या आती है? किसी भी हाफ सेल का ई निकालना है या पूरे सेल का ई सेल निकालना है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर n क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज़ हो रहे हैं, ठीक है, log 1/mn प्लस। ये आ गया। ये तो हमने एक हाफ सेल लिया था, मतलब हाफ सेल मतलब सिर्फ रिडक्शन लिया है। बट अगर हम एक कंप्लीट सेल की बात करते हैं ना, तो उसमें रिडक्शन भी होती है, उसमें ऑक्सीडेशन भी होती है। तो अगर हम एक पूरी रिएक्शन ले लें, जनरल एक कोई भी रिएक्शन ले लें, A B B C C D D, तो यहाँ पर ई सेल क्या होगा? E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऊपर किसकी आएंगी? प्रोडक्ट की, रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्री, और नीचे रिएक्टेंट्स की आएंगी। और आगे ऑफ कोर्स इसमें अगर कोई प्योर सॉलिड होगा तो फिर हम उसकी 1 कर ही देंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो कैसे निकाल सकते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन से। देखो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? ई सेल 0 हो जाता है, जो EMF होती है वो 0 हो जाती है। तो क्यों ई सेल अगर 0 हो गया तो यहाँ 0 पुट किया, 0 इज़ इक्वल टू E0 सेल माइनस अपना फॉर्मूला पुट किया। अब मैंने यहाँ पर डेनियल सेल का एग्जाम्पल ले लिया है। देखो जो जिंक और कॉपर मेटल वाली कंसनट्रेशंस होंगी वो तो 1 हो गई होंगी, तो आयंस की ही कंसनट्रेशन सिर्फ हमारे पास बची है। तो जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। अब ये जिंक ऊपर क्यों आया और कॉपर नीचे क्यों? क्योंकि जब आप ओवरऑल सेल रिएक्शन देखोगे तो जिंक 2 पॉजिटिव प्रोडक्ट में आता है और कॉपर 2 पॉजिटिव रिएक्टेंट में आता है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही करना है बेसिकली। अब इसमें हमने क्या करा? इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी हम क्या कर सकते हैं? प्योर सॉलिड्स प्योर लिक्विड्स की 1 कर सकते हैं कंसंट्रेशन। तो ये बेसिकली हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, और ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया बिटवीन E0 सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0.0591/2 log ऑफ Kc, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप है EMF का गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। तो डेल्टा G0 क्या होता है? हमारे पास RT/ln Kc भी होता है और माइनस NF E0 सेल भी होता है। बेसिकली इसी फॉर्मूले से ये वाला डेराइव हो जाएगा। देखो यहाँ ये वाला रिलेशन यूज़ करके हम डेराइव कर सकते हैं। तो डेराइव करने की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT/ln Kc, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है कंसंट्रेशन सेल्स का। तो कंसंट्रेशन सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिसमें एनोड पे भी आप वही ले रहे हो और कैथोड पे भी आप वही ले रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट अपना सेम ले रहे हो, आयन सेम ले रहे हो, लेकिन सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, जिंक ही जिंक 2 पॉजिटिव में भी चेंज कर रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव ही जिंक में भी चेंज कर रहा है, लेकिन सिर्फ फ़र्क किसका है? कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो इसमें E0 सेल 0 हो जाएगा। अब देखो E0 सेल क्या होता है? फिक्स होता है ना। E0 सेल तो Zn2 पॉजिटिव से Zn का जो भी है वो फिक्स ही रहेगा। तो जब आप E0 कैथोड माइनस एनोड करोगे तो सेम ही है ना, सेम का तो E0 तो फिक्स ही होगा। कंसंट्रेशन के चेंज होने से E0 सेल चेंज नहीं करता, E सेल चेंज करता है। तो E0 क्योंकि दोनों का सेम होगा, तो इस पूरी ओवरऑल सेल रिएक्शन में E0 सेल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से E सेल निकाल सकते हैं हम। E0 सेल तो 0 हो गया, तो ये 0.0591/n log C2/C1, ठीक है। ये माइनस कैसे यहाँ से चला गया वो हम यहाँ पर C1/C2 की जगह, क्योंकि C2/C1 आ गया, वो आप अपना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की फॉर्म में करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं ना कि जिंक जो है वो क्या कर रहा है? जिंक किस में चेंज कर रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव में, ठीक है, और +2 इलेक्ट्रॉन में चेंज कर रहा है। और ये कौन सी कंसंट्रेशन है? C1 कंसंट्रेशन है। ऐसे ही आप इस रिएक्शन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जिंक 2 पॉजिटिव C2 वाला, ठीक
ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और किस में चेंज कर रहा है, जिंक सॉलिड में चेंज कर रहा है। तो जब आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे बेसिकली, तो C1 प्रोडक्ट में आएगा और C2 रिएक्टेंट में आएगा। तो एक्चुअली में तो ये C1/C2 होना चाहिए था, पर बाहर माइनस का साइन भी होता है, तो वो माइनस का साइन प्लस कर दिया, तो ये C2/C1 हो गया। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। कोई भी सेल आता है और उस पर नर्न्स इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है, तो आपको ना ओवरऑल सेल रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड अच्छे से लिख लेनी है। ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ऑक्सीडेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा हो और रिडक्शन में 2 का आ रहा हो, तो आपको वो मल्टीप्लिकेशन करके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने होते हैं। बैलेंस करके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन आएगी ना, उसमें बस आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की फॉर्म में यहाँ लॉग में लिखना होता है। ठीक है, और जो भी स्टोशियोमेट्री है, अगर 2 है आगे तो पावर में 2 चला जाएगा। जिस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं बेसिकली वैसे ही लिखना होता है। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर, बट आप इसको पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली हम एक ही कंपार्टमेंट लेते हैं और उसमें से 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर से सप्लाई करते हैं और वो केमिकल रिएक्शन करवाती है। जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक करना है, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स देना पड़ेगा, जो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस के 2 लॉज हैं विच आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एस्टेट। तो फर्स्ट है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जो डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस के लिए है बेसिकली, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जो कैथोड पर या एनोड पर, जहाँ पर भी जिस इलेक्ट्रोड पर भी डिपॉजिट हो रहा है, उसका जो अमाउंट है मतलब वेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली Q। ठीक है, चार्ज होता है जो, और Q क्या होता है, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो यहाँ से W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। फिर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमारे पास Z आता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इसको अभी के लिए आप बेसिकली यहाँ से ऐसे लर्न ही कर लो। तो Z हमारे पास क्या होता है, देखो वैसे Z होता क्या है, अगर हम क्या करते हैं ना, इसमें Z इज इक्वल टू E/96500 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर E हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, जो भी एटॉमिक मास होता है उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से इक्विवेलेंट मास हमारे पास निकल के आता है। अब इक्विवेलेंट मास को जब हम 96500 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट हमारे पास निकल के आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बेसिकली हमारे पास वो अमाउंट होता है जब हमारे पास करंट क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, और टाइम क्या हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए। क्योंकि आप जब इन दोनों को 1 पुट कर दोगे तो ये अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा। तो Z इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन द करंट एंड टाइम आर 1। ठीक है, जब दोनों 1 यूनिट हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला है हमारे पास, Z इज़ इक्वल टू E/96500। आपको इक्विवेलेंट मास निकालना आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास के लिए आपको जो है वैलेंसी वगैरह पता होनी चाहिए, या फिर अगर कोई एक रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा हो तो हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स n फैक्टर बेसिकली पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देख के कर लेते हैं। तो जैसे अब हमारे पास BaSO4 है, ठीक है, तो BaSO4 में हमें पता है कि Ba2+ में एग्जिस्ट करता है, SO4 2- में, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। तो इसका जब इक्विवेलेंट मास हम निकालेंगे ना, तो जो भी इसका एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर मास होगा उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास इक्विवेलेंट मास निकलता है। तो ये हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ बहुत इजी है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सेम है, ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है तो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने डिफरेंट ले लिए, लेकिन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सेम है, तो उस केस में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। मतलब W1 विल बी प्रोपोर्शनल टू E1, W2 विल बी प्रोपोर्शनल टू E2। अब इसमें मेजरली सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। एक टॉपिक और होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, कि मोल्टन NaCl ले रहे हैं तो क्या एनोड पे क्या आएगा, कैथोड पे क्या आएगा। आई ट्राई कि मैं वो नेक्स्ट जब क्वेश्चंस वाली वीडियो करेंगे उसमें कवर कर लेंगे। बाकी मोस्टली हम कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चीज़ें। अदरवाइज़ तो चैप्टर बड़ा है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट स्टफ़ देखें तो वो हमने कवर कर लिया। एक चीज़ और होती है, बहुत सारे बच्चों को ना ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में बहुत दिक्कत होती है।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो क्या होता है, आपको तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो किसी और को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो किसी और को वो ऑक्सीडाइज करेगा तो वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा ना। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता होगा वो खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता होगा, एंड वाइस वर्सा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता होगा और खुद को ऑक्सीडाइज करने की। तो ये ना हम ई नॉट, अगर आपको ई नॉट वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उस पर आप जज कर सकते हो कि कौन सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, दैट मीन्स वो खुद रिड्यूस होना चाहता है, मतलब उसकी खुद के रिड्यूस होने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये बात क्लियर रखनी है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऐसे ही आप रिड्यूसिंग एजेंट भी देख सकते हैं। तो आई होप जितना भी मैंने शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एस्टेट में आए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।